सो हाय गाइस, मेरा नाम अनुभव है और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 8th की साइंस के बारे में। जैसा कि चैप्टर नंबर 7 की वीडियो रिसेंटली अपलोड कर दी गई है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 8 आज हम शुरू करते हैं, कोशिका संरचना और इसकी प्रकार्य। ठीक है, कोशिका जो होती है ये सभी सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। अर्थात कोई भी जीवित प्राणियों या फिर पौधे हों, इनकी जो रचना होती है ये कोशिका से ही मिलकर बनती है। चाहे फिर कोई छोटे से छोटा पौधा हो, कोई एक सिंगल सेल का कोई जीवित प्राणी हो, एक कोशिकीय जीव हो, या फिर कोई बड़े से बड़ा जानवर हो, बड़े से बड़े पेड़ पौधे हों, इन सभी की जो संरचना होती है ये कोशिकाओं से मिलकर बनती है या फिर एक सिंगल सेल के द्वारा बनती है, अर्थात एक कोशिका के द्वारा बनती है। बेसिकली कोशिका को इंग्लिश में सेल कहते हैं और जो ये सेल वर्ड है इसकी जो उत्पत्ति होती है ये लैटिन भाषा के सेलुला नामक शब्द से होती है। अब अगर सेलुला का अर्थ समझें तो इसका अर्थ होता है एक छोटा सा कमरा। अर्थात जो कोशिका होती है इसको एक सेंस में अगर समझें तो ये एक छोटे से कमरे के जैसे होती है। ठीक है, तो इसी की संरचना और इसके कार्यों के बारे में आज हम पढ़ेंगे आगे। बेसिकली कोशिकाएं सजीव होती हैं और ये वे सभी कार्य करती हैं जो एक सजीव प्राणी करता है। अगर हम कोशिकाओं को डिवाइड करें तो ये दो भागों में बेसिकली डिवाइड की जा सकती हैं। पहला जो होता है ये पादप कोशिकाएं अर्थात पेड़ पौधों की कोशिकाएं, और दूसरा होता है जो प्राणी की कोशिकाएं अर्थात जितने भी जीवित जीव जंतु हैं इन सभी की कोशिकाएं, अर्थात इन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है। तो इन दोनों के बारे में हम आगे भी इस बुक में पढ़ेंगे आते हैं। ठीक है, अब चैप्टर को हम डिटेल में समझेंगे। शुरू करते हैं। हम सभी पहले पढ़ चुके हैं कि हमारे आसपास की वस्तुएं या तो सजीव होती हैं या फिर निर्जीव होती हैं। साथ ही हमें यह भी याद है कि सभी सजीव कुछ मूलभूत कार्य संपादित करते हैं। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास होती हैं या तो वो जीवित होती हैं या फिर निर्जीव होती हैं, और अगर वो जीवित होती हैं तो उनके कुछ लक्षण होते हैं। ठीक है, कुछ वो गुण प्रदर्शित करती हैं जिससे हम समझ पाते हैं कि वो जीवित होते हैं। अगर हम इन गुणों के बारे में बात करें तो सबसे पहला गुण होता है कि जो जीवित चीज़ें होती हैं, ठीक है, ये विकास करती हैं, वृद्धि करती हैं। ठीक है, इनका आकार परिवर्तित होता है, ये श्वसन करती हैं। ठीक है, इनमें प्रजनन होता है। ठीक है, और ये पाचन करती हैं, उत्सर्जन करती हैं। ठीक है, ये एक प्रकार से जीवित चीज़ों के लक्षण होते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। विभिन्न अंगों के समूह विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं जो अभी हमने सूचीबद्ध किए हैं। इस अध्याय में आप अंगों की संरचनात्मक मूलभूत इकाई के विषय में पढ़ेंगे जिसे कोशिका कहते हैं। तो अगर हम बात करें कि अगर कोई भी अंग है तो इसकी मूलभूत अर्थात इसकी सबसे जो छोटी इकाई होती है इसे ही कोशिका कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी अंग की सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम कोशिका कहते हैं। अब हम कोशिकाओं की तुलना ईंटों से कर सकते हैं। जिस प्रकार विभिन्न ईंटों को जोड़कर भवन का निर्माण किया जाता है, उसी प्रकार विभिन्न कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़कर प्रत्येक सजीव के शरीर का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो अब हम समझ सकते हैं कि विभिन्न कोशिकाएं जुड़कर एक कोशिकाएं जुड़कर एक सजीव के शरीर का निर्माण करती हैं। ठीक है, चलिए अब 8.1 हेडिंग देखते हैं, कोशिका की खोज। वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में कॉर्क के स्लाइस का सामान्य आवर्धक यंत्र की सहायता से अध्ययन किया। ठीक है, कॉर्क पेड़ की छाल का एक भाग होता है। उन्होंने कॉर्क की पतली स्लाइस ली और उसे सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अध्ययन किया। तो मिस्टर रॉबर्ट हुक थे, ये सन 1665 में कॉर्क की एक स्लाइस ली। ठीक है, कॉर्क अर्थात एक पेड़ की छाल होती है, ये पेड़ की जो बाहरी भाग होता है वही पेड़ की छाल होती है। तो इस छाल को एक स्लाइस पे लिया अर्थात एक कांच की प्लेट पे लिया और इसको एक नॉर्मल माइक्रोस्कोप से देखा तो इन्हें एक संरचना नजर आई जो एक मधुमक्खी के छत्ते के समान थी। फिगर में हम देख सकते हैं ये संरचना कुछ ब्लैक रंग की थी, छोटे छोटे कोश युक्त बने थे जिन्हें रॉबर्ट हुक ने बेसिकली कोशिका कहा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। रॉबर्ट हुक ने यह भी देखा कि एक कोश अथवा बॉक्स दूसरे से एक दीवार अथवा विभाजन पट्टी द्वारा अलग है। हुक ने प्रत्येक कोष्ठ को कोशिका का नाम दिया। हुक द्वारा देखी गई ये बक्सीनुमा संरचनाएं वास्तव में मृत कोशिकाएं थी। तो मिस्टर हुक ने जो कोशिकाएं देखी थी बेसिकली ये पेड़ की छाल थी, बाहरी हिस्सा था पेड़ का, और ये मृत कोशिकाएं देखी थी। ठीक है, उन्होंने, चलिए आगे देखते हैं। सजीवों को जीवित कोशिकाओं को संवर्धित सूक्ष्मदर्शी के बाद ही देखा जा सका, अर्थात जो सजीवों की जो जीवित कोशिकाएं थी इसको देखने का जो कार्य हुआ, ये जो डेवलप्ड माइक्रोस्कोप जब आई, जब माइक्रोस्कोप डेवलप्ड हुई
और उन्हें बेसिकली अच्छे तरीके से जूम करके देखा गया, तब इसके बारे में एक बेहतर जानकारी मिल सकी। तो रॉबर्ट हुक के प्रेक्षण के लगभग 150 वर्ष बाद तक भी कोशिका के विषय में काफ़ी कम जानकारी थी। तो एक कम जानकारी होने का बेसिक रीज़न यही था कि तब माइक्रोस्कोप कम थे, ठीक है, सूक्ष्मदर्शी उच्च गुणवत्ता वाली नहीं थी, जिसकी वजह से ये नहीं हो सका काम, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आज हमें कोशिका की संरचना एवं कार्यों के विषय में बहुत अधिक जानकारी है। यह अधिक आवर्धन क्षमता वाली संवर्धित सूक्ष्मदर्शी एवं अन्य तकनीकी द्वारा ही संभव हो चुकी है, ठीक है, वही आगे बताए गए हैं। चलिए हेडिंग 8.1 देखते हैं। कोशिका अर्थात सेल भवन के लिए ईंट एवं सजीवों में कोशिका दोनों मूलभूत संरचनात्मक इकाई होती हैं। यद्यपि भवन निर्माण में एक समान ईंटों का प्रयोग होता है, परंतु उनकी आकृति, डिज़ाइन एवं साइज अलग अलग होती हैं। इसी प्रकार सजीव जगत के जीव एक दूसरे से भिन्न होते हैं, फिर भी कोशिकाओं के ही बने होते हैं। निर्जीव ईंट की अपेक्षा सजीवों की कोशिकाओं की संरचना अधिक जटिल होती है। जैसे अगर हम ईंट की बात करें तो इसकी संरचना होती है, ईंट देखो मिट्टी से बनती है, ठीक है। जब मिट्टी को एक सांचे में ढाला जाता है और उच्च ताप पर इसे पकाया जाता है, ठीक है, तो फिर ईंट का निर्माण होता है। वैसे ही कोशिका जो होती है इसकी संरचना काफ़ी जटिल होती है, मतलब इसमें अलग अलग भाग होते हैं, अलग अलग भागों के अलग अलग कार्य होते हैं, ठीक है। वही हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहली कहती है मुर्गी का अंडा आसानी से दिखाई दे जाता है। क्या वह एकल कोशिका का बना होता है अथवा कोशिकाओं का समूह होता है? अगर मानव शरीर की बात करें तो जो हमारा शरीर होता है ये बहुत सी असंख्य नहीं, एक आंकड़ा है, इनकी गिनती लगभग आकलन किया गया है तो लगभग 500 अरब कोशिकाओं से मिलकर मनुष्य का शरीर बनता है। वैसे ही जो मुर्गी का अंडा होता है उसके बारे में पहले पूछती है कि ये किस प्रकार की कोशिका का बना हुआ होता है। तो इसका जवाब आगे दिया गया है, ठीक है। तो जो मुर्गी का अंडा होता है ये एकल कोशिका अर्थात ये सिंगल सेल का बना हुआ होता है तथा ये आकार में बड़ा होने के कारण इसे हम नॉर्मली अपनी आंखों से देख सकते हैं, ठीक है। तो जो मुर्गी का अंडा होता है ये बेसिकली एक ही सेल का होता है, लेकिन ये आकार में काफ़ी बड़ा होता है, जिसकी वजह से हम इसे नॉर्मली देख सकते हैं। और अगर अंडों की बात करें तो शुतुरमुर्ग का अंडा, ये अंडा सबसे बड़ा होता है, ठीक है। और ये बेसिकली ये भी एक सिंगल सेल ही का बना होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा भी, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। सजीवों में कोशिका की संख्या, आकृति एवं साइज में विभिन्नता होती है, इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। वैज्ञानिक किस प्रकार से सजीव कोशिकाओं का प्रेक्षण एवं अध्ययन करते हैं, ठीक है। इसका जवाब है वह सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं जिसकी सहायता से वस्तु के आवर्धित प्रतिबिंब का अध्ययन किया जा सकता है। अर्थात आवर्धित प्रतिबिंब का अर्थ है कि वस्तु को जूम करके अर्थात बड़े से बड़ी फिगर में देखा जा सकता है, ठीक है। तथा विस्तृत अध्ययन करने के लिए अभिरंजक का उपयोग किया जाता है। अभिरंजक को डाई भी कहते हैं, तो उसका उपयोग करके अधिक जानकारी हमें मिल पाती है। पृथ्वी पर लाखों जीव हैं, वह आकृति एवं साइज में भिन्न होते हैं। उनमें अंगों की आकृति, साइज एवं कोशिकाओं की संख्या में भी भिन्नता होती है। आइए इनमें से कुछ का अध्ययन करेंगे आगे चल के, ठीक है। कोशिकाओं की संख्या। क्या आप किसी लंबे वृक्ष अथवा हाथी जैसे विशाल जंतु के शरीर में पाई जाने वाली कोशिकाओं की संख्या का अनुमान लगा सकते हैं? तो बेसिकली अभी तो हमें कोई आइडिया नहीं है कि किसी हाथी के शरीर में कितनी कोशिकाएं होती हैं या फिर किसी पेड़ में कितनी कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं। यह संख्या अरबों खरबों में हो सकती है। मनुष्य के शरीर में कई खरब कोशिकाएं पाई जाती हैं जो आकृति एवं साइज में भिन्न होती हैं। कोशिकाओं के विभिन्न समूह अनेक प्रकार के कार्य करते हैं, ठीक है। 1 अरब में 100 करोड़ होते हैं और 1 करोड़ में 100 लाख होते हैं, ठीक है। तो अगर मानव शरीर में कोशिकाओं की बात करें तो ये लगभग 500 अरब कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी कोशिकाओं से मिलकर हमारा शरीर बना होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। वह जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है बहुकोशिकीय अर्थात मल्टी सेल्यूलर अनेक कोशिका कहलाते हैं। छोटे जीव में कोशिकाओं की संख्या कम उनके क्रियाकलापों को किस प्रकार से प्रभावित नहीं करती। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अरबों कोशिकाओं वाले जीव के जीवन का प्रारंभ भी एक कोशिका से ही होता है, ठीक है। जो एक निषेचित अंडा होता है। निषेचित अंडा गुणन करता है तथा वृद्धि एवं परिवर्धन के साथ कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाती है, ठीक है। जैसे अगर मानव की बात करें तो मानव में जब निषेचन होता है तो बेसिकली एक ही अंडा होता है जो स्पर्म होता है, एक अंडा जाता है एक छोटे अंडे से मिलता है फीमेल के, तब वहाँ से शुरुआत होती है और आगे चलकर इतनी ज़्यादा कोशिकाएं हो जाती हैं जिससे एक पूरे शरीर का निर्माण हो जाता है, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं। फिगर 8.3 ए और बी देखिए, दोनों जीव एकल कोशिका के बने हैं। एक कोशिका वाले जीव को एक कोशिकीय जीव कहते हैं। देखिए अमीबा और पैरामीशियम के आपको फोटो देख सकते हैं, ठीक है। ये दोनों जीव होते हैं, ये सिंगल सेल के द्वारा बने होते हैं, एक कोशिका के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। एक कोशिकीय जीव भी वह सभी आवश्यक क्रियाएं करती हैं जो बहुकोशिकीय जीव करते हैं। तो अगर हम क्रियाओं की बात करें कि कोशिकाएं कौन कौन से काम करती हैं, तो जो कोशिका एक सिंगल सेल करती है वही कार्य एक जो बहुत सारी संख्या अगर इनकी अधिक भी हो जाए तो दोनों की वर्किंग सेम ही रहती है, ठीक है। काम दोनों का एक ही रहता है। पहली के प्रश्न का आंसर लेते हैं, ठीक है। बूझो बताता है कि अमीबा की बदलती हुई आकृति पादाप के बनने के कारण होती है, जो उसे गति प्रदान करने में एवं भोजन ग्रहण करने में सहायता करता है, ठीक है। तो बेसिकली जो अमीबा में पादाप होते हैं, आपको मैं फिगर में दिखा रहा हूँ, तो ये सबसे बाहरी आपको लेयर दिख रही है, ये इनके पादाप होते हैं, ठीक है। तो ये इनके चलने में भी हेल्प करते हैं, ठीक है, गति प्रदान करने में सहायता करते हैं और भोजन को ग्रहण करने में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। मनुष्य के रक्त में पाई जाने वाली श्वेत रक्त कणिकाएं अर्थात वाइट ब्लड सेल्स भी एक कोशिकीय संरचना का उदाहरण है जो अपनी आकृति बदल सकती हैं। ये पॉइंट रिमेंबर करने वाला है कि जो मनुष्य की वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, WBC होती हैं, ये अपनी आकृति बदल सकती हैं। WBC एक कोशिका है, जबकि अमीबा एक पूर्ण विकसित कोशिका है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है। जैसे WBC होता है तो इसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, ये मानव के रक्त में पाई जाती है। जबकि जो अमीबा होता है ये एक पूर्ण विकसित होता है, कंप्लीटली डेवलप्ड होता है, ठीक है, जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है। आपके विचार में उन जीवों में कोशिकाओं की आकृति कैसी होगी जिनमें लाखों कोशिकाएं होती हैं? तो फिगर 8.4 में देखिए, मानव में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। चलिए दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, मानव में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। ये रेड ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, गोलाकार रक्त कोशिकाएं, तर्क रूपी पेशी कोशिका बी फिगर में देख सकते हैं, तथा लंबी शाखान्वित तंत्रिका कोशिका, ठीक है। सबसे बड़ी कोशिका यही होती है, तंत्रिका कोशिका ही सबसे बड़ी कोशिका होती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि मानव में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं जैसे कि रक्त, पेशी एवं तंत्रिका कोशिका दिखाई गई हैं। ये विभिन्न आकृतियों एवं विशिष्ट कार्यों को संबंधित होती हैं, ठीक है। ये अलग अलग कार्य करती हैं। कोशिकाएं सामान्यतः गोलीय, चपटी, गोल अथवा लंबी होती हैं। कुछ कोशिकाएं लंबी होती हैं जिनके दोनों सिरे नुकीले होते हैं, ठीक है। कभी कभी कोशिकाएं बहुत लंबी होती हैं। कुछ कोशिकाएं शाखान्वित होती हैं अर्थात जिसमें पेड़ के पौधे के समान शाखाएं निकली होती हैं, जैसे कि तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका संदेश प्राप्त कर उनका स्थानांतरण करती है, जिसके द्वारा यह शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करती है। तो अगर तंत्रिका कोशिका के कार्य के बारे में बात करें तो ये जितनी भी सूचनाएं होती हैं, जितनी भी हमारी इंद्रियां होती हैं, हमारी 5 इंद्रियां होती हैं, उनसे ये सूचनाएं एकत्र कर हमारे शरीर अर्थात हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं, जिससे इनका नियंत्रण होता है तथा सही से ये कार्य कर पाती हैं, ठीक है। तो क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि कोशिका का कौन सा भाग इसे आकृति प्रदान करता है? कोशिका के विभिन्न संगठक एवं झिल्ली द्वारा परिबद्ध होते हैं। यह झिल्ली पौधों एवं जंतुओं की कोशिका को आकृति प्रदान करती है। तो अगर हम कोशिका के बारे में बात करें तो कोशिका को एक आकृति प्रदान झिल्ली के द्वारा होती है। जैसे अगर एक पॉलीथीन है, अगर उसमें आप पानी डाल दें तो पॉलीथीन भर जाएगी पानी से, तो उसको जो एक आकृति मिलेगी वो पानी की पॉलीथीन को मिलेगी। पानी को जो एक आकृति मिलेगी वो पॉलीथीन की वजह से मिलेगी। वैसे ही जो कोशिका को आकृति मिलती है वो एक कोशिका के बाहर एक झिल्ली होती है जिससे वो ढकी हुई होती है, जिससे उसे एक आकृति मिल पाती है। तो एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा भोजन का अंतर ग्रहण करता है, भोजन को लेता है, ठीक है, उसका पाचन करता है और श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि और प्रजनन भी करता है। बहुकोशिकीय जीवों में यह सभी कार्य विशिष्ट कोशिकाओं के समूह द्वारा संपादित किए जाते हैं। कोशिकाओं का यह समूह ऊतक का निर्माण करता है तथा विभिन्न ऊतक अंगों का निर्माण करते हैं। तो अब हमें समझ में आई कि अगर एक कोशिका जो होती है सिंगल सेल, इसका कार्य भी ये भी श्वसन करती है, उत्सर्जन करती है तथा ये भी वृद्धि करती है, इसका आकार बदलता है, तथा ये भी प्रजनन करती है। वैसे ही जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं जैसे मानव, इनमें जो कोई भी कार्य होता है इसकी जो सबसे छोटी इकाई कोशिका से के द्वारा संपादित किया जाता है, ठीक है। और जो ये कोशिकाओं के जब एक से अधिक कोशिकाएं होती हैं, ढेर सारी कोशिकाएं जब मिल जाती हैं तो एक ऊतक का निर्माण करती हैं, और जब विभिन्न ऊतक मिल जाते हैं
तो एक अंग का निर्माण करते हैं, फिर एक अंग से पूरा कार्य संपादित किया जाता है। तो एक्सरसाइज 8.1 देखते हैं। अध्यापक अमीबा एवं पैरामीशियम की स्थायी स्लाइड सूक्ष्मदर्शी यंत्र से दिखा सकते हैं। इसके अतिरिक्त अध्यापक तालाब से जल एकत्र करके स्लाइड बनाकर उसमें जल में उपस्थित जीवों को भी दिखा सकते हैं। आप फिगर में अलग अलग देख सकते हैं छोटे जीव, ठीक है। चलिए बात करते हैं कोशिका की आकृति के बारे में। तो चित्र 8.3 देखिए, फिगर 8.3, ठीक है। चलिए आपको 8.3 फिगर दिखाता हूँ। ये देखिए, अगर कोशिका के आकार के बारे में, तो अमीबा जो है ये गोलाकार आकृति का है और पैरामीशियम एक लंबी आकृति में है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं कि चित्र में दर्शाए गए अमीबा की आकृति को आप किस प्रकार परिभाषित करेंगे। आप कह सकते हैं कि ये आकृति अनियमित है, अर्थात इसका कोई आकार नहीं है, ये आकार बदलती भी रहती है। वैसे भी वास्तव में अमीबा की कोई सुनिश्चित आकृति नहीं होती, यह अपनी आकृति बदलता रहता है। इसके मुख्य शरीर से बाहर की ओर परिवर्ती लंबाई के प्रवृद्ध उभरते भाग दिखाई देते हैं, इन्हें पादाभ कहते हैं। जैसा कि हम लोग 7th क्लास में पढ़ चुके हैं, यह प्रवृद्ध अमीबा को गति के समय अथवा भोजन का अधिग्रहण करते समय बनते एवं बिगड़ते रहते हैं, ठीक है। चलिए पहली पूछती है कि अपनी आकृति बदलने से अमीबा को क्या लाभ होता है, तो इसके बारे में आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये जो झिल्ली होती है, ये पौधों एवं जंतुओं की कोशिका को आकृति प्रदान करती है। पादप कोशिका में एक अतिरिक्त आवरण होता है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। यह कोशिकाओं को आकार एवं दृढ़ता प्रदान करते हैं। जीवाणु कोशिका में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है, ठीक है। तो फिगर 8.7 आपको दिखा रहा हूँ, जस्ट अ मिनट। ओके 8.5, 8.6 और ये हमारा हुआ 8.7, ठीक है। तो ये कोशिका भित्ति आप देख सकते हैं, जो सबसे बाहर होती है और अंदर वाली लेयर होती है कोशिका झिल्ली, ठीक है। तो कोशिका भित्ति बाहर का भाग होती है, अंदर वाले भाग को कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसी से एक कोशिका को आकार मिल पाता है, ठीक है। चलिए बैक टू चलते हैं अपने टॉपिक पे। चलिए वापस आ गए, कोशिका के साइज़ के बारे में बात करते हैं। सजीवों में कोशिका का साइज़ 1 मीटर का 10 लाखवें भाग के बराबर होता है, ठीक है, या फिर इससे छोटा भी हो सकता है। तो अगर आप 1 मीटर लंबाई लें और इसका 10 लाखवां भाग, अर्थात जो कोशिका होती है ये काफ़ी छोटी होती है, मतलब इतनी छोटी कि जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते, मतलब ये काफ़ी अधिक छोटी होती है, अथवा कुछ सेंटीमीटर भी हो सकती है। परंतु अधिकतर कोशिकाएं अति सूक्ष्मदर्शी होती हैं, ठीक है। इन्हें नग्न आँखों से दिखाई देना संभव नहीं होता है। अगर आप मुर्गी के अंडे की बात करें तो वो बात अलग है, आप उसे नॉर्मली देख सकते हैं, सिंगल सेल होता है वो भी। उन्हें सूक्ष्मदर्शी द्वारा बड़ा अथवा आवर्धित करना आवश्यक है। सबसे छोटी कोशिका का साइज़ 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर है, जो कि जीवाणु कोशिका होती है, ठीक है। और जो सबसे बड़ी कोशिका होती है ये शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, जिसका जो साइज़ होता है 170 mm से लेकर 170 mm इंटू 130 mm होता है। ये लंबाई चौड़ाई दी गई है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 8.3 देखते हैं। मुर्गी का एक अंडा उबालिए, उसका छिलका अलग करिए। आप क्या देखते हैं, एक सफ़ेद पदार्थ केंद्र के पीले भाग को घेरे हुए है। सफ़ेद भाग एल्ब्यूमिन है और जो उबालने पर ठोस में परिवर्तित हो जाता है, ठोस में ये परिवर्तित बेसिकली हो जाता है। जो सफ़ेद भाग एल्ब्यूमिन कहलाता है, सॉरी। और जो पीला भाग होता है इसे योक कहते हैं, योक। तो यह एक एकल कोशिका का भाग होता है। इसे आप बिना माइक्रोस्कोप के भी देख सकते हैं, ठीक है। तो पहली पूछती है, क्या हाथी की कोशिकाएं चूहे की कोशिकाओं से बड़ी होती हैं? तो इसका जवाब आगे देखते हैं। किसी कोशिका के साइज़ का संबंध किसी पौधे अथवा जंतु के साइज़ से नहीं होता। ऐसा बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि हाथी की कोशिकाएं चूहे की कोशिकाओं से बहुत अलग हों। कोशिका के साइज़ का संबंध उसके प्रकार से है। उदाहरण के लिए तंत्रिका कोशिकाएं हाथी एवं चूहे दोनों में ही लंबी एवं शाखान्वित होती हैं। वह संदेश के स्थानांतरण का कार्य करती हैं। कोशिका संरचना एवं इसके प्रकार हम पहले पढ़ चुके हैं कि प्रत्येक जीव के अनेक अंग होते हैं। हम 7th क्लास में पाचन अंगों के विषय में पढ़ चुके हैं, ठीक है, जो सम्मिलित रूप से पाचन तंत्र बनाते हैं। किसी तंत्र में प्रत्येक अंग अलग अलग प्रकार करता है, ठीक है। एक तंत्र में अलग अलग अंग होते हैं और अलग अलग अंग एक छोटे छोटे ऊतकों से मिलते हैं, और ऊतक जो होते हैं वो कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। तो अलग अलग अंग के अलग अलग कार्य होते हैं, जैसे पाचन, स्वांगीकरण तथा अवशोषण। इसी प्रकार विभिन्न पादप अंग भी विशिष्ट या विशेष प्रकार करते हैं। उदाहरण के लिए
उदाहरण के लिए जड़, जल एवं खनिजों के अवशोषण में सहायता करती है। आपने 7th क्लास में पढ़ा है कि पत्तियां भोजन के संश्लेषण में कार्य करती हैं। प्रत्येक अंग पुनः छोटे भागों से बना हुआ होता है, जिसे ऊतक कहते हैं। ऊतक एक समान कोशिकाओं का वह समूह है जो एक विशिष्ट कार्य करता है। पहली को समझ में आ गया कि अंग ऊतक के बने होते हैं और ऊतक कोशिकाओं से बने होते हैं, और जो कोशिकाएं होती हैं ये सजीव की संरचनात्मक इकाई होती हैं। ओके, चलिए अब कोशिका के भाग के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला भाग होता है, इसे कहते हैं कोशिका झिल्ली। चलिए अब आगे बात करते हैं। कोशिका के कुछ मूल घटक होते हैं, जैसे कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक। कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक कोशिका झिल्ली के अंदर परिबद्ध अर्थात बंद होते हैं। कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका एवं घेरे हुए माध्यम से अलग करती है। तो जो कोशिका झिल्ली होती है ये कोशिका को दूसरी कोशिका को घेरे हुए जो हिस्सा होता है, भाग होता है, उससे अलग होती है। कोशिका झिल्ली, जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, ये सरंध्र होती है तथा विभिन्न पदार्थों की कोशिका में आवागमन का नियमन करती है। अर्थात जो कोशिका झिल्ली होती है, इसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, ये कोशिका में विभिन्न पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है। ठीक है, ये एक्सरसाइज 8.3 अभी पढ़ते हैं। सबसे पहले ये पढ़ते हैं कि प्याज की कोशिका की सीमा। चलिए प्याज की कोशिका के बारे में बात करते हैं। प्याज की जो कोशिका होती है, ये कोशिका की सीमा कोशिका झिल्ली द्वारा परिबद्ध होती है, जो एक और दृढ़ आवरण द्वारा आबद्ध होती है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका के केंद्र में घनी एवं गोलाकार संरचना होती है, जिसे केंद्रक कहते हैं। केंद्रक आप देख सकते हैं फिगर में। केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के मध्य एक द्रव्य होता है, जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। ठीक है, आप फिगर में देख सकते हैं, ये केंद्रक से अलग होता है, केंद्रक के बाहर होता है। ठीक है, इसे ही कोशिका द्रव्य कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि बूझो कहता है, मैं जानना चाहता हूँ कि पौधों की कोशिका भित्ति की आवश्यकता क्यों होती है। तो बेसिकली पौधों को जो कोशिका भित्ति है, सेल मेम्ब्रेन की आवश्यकता क्यों होती है। तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि कोशिका झिल्ली कोशिका को आकार प्रदान करती है। पौधों में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त एक बाहरी मोटी परत होती है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। ठीक है, चलिए इस फिगर में आप देख सकते हैं कोशिका भित्ति के बारे में। ये सबसे बाहरी भाग जो होता है, इसे कोशिका भित्ति ही कहते हैं। ठीक है, ये बाहरी एक मोटी परत होती है। ठीक है, और जो अंदर वाले भाग को कोशिका झिल्ली कहते हैं। ओके, चलिए वापस बैक टू चलते हैं। ओके, 1 सेकेंड। चलिए वापस आ गए। कोशिका झिल्ली को आबद्ध करने वाली यह अतिरिक्त संरचना पौधों की कोशिकाओं को सुरक्षा के लिए आवश्यक होती है। तो अगर हम पौधों में बात करें कि उनके लिए कोशिका भित्ति की आवश्यकता क्यों होती है, तो ये पौधों को बाहरी चीज़ों से, जो पौधों की कोशिकाएं होती हैं, इन कोशिकाओं को बाहरी चीज़ों से सुरक्षा प्रदान करती हैं। तो इसके लिए ये कोशिका भित्ति की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो पादप कोशिकाओं को ताप में परिवर्तन, तीव्र गति से चलने वाली हवा, वायुमंडलीय नमी इत्यादि विभिन्न परिवर्तनों से सुरक्षा के लिए कोशिका भित्ति की आवश्यकता होती है। वह इन परिवर्तनों से प्रभावित है क्योंकि वो चल नहीं सकते, अर्थात वो खुद को बचा नहीं सकते चल के कि वो कहीं छाँव में छिप जाएं या फिर किसी कमरे के अंदर चले जाएं। ठीक है, वह इन परिवर्तनों से प्रभावित हैं क्योंकि वो चल नहीं सकते। कोशिकाओं का परीक्षण ट्रांडेस्केंसिया, इलोडिया अथवा रोयो की पत्ती की झिल्ली में भी किया जा सकता है। आप इनकी स्लाइड भी उसी प्रकार बना सकते हैं जिस प्रकार प्याज की झिल्ली की बनाई थी। ठीक है, ये एक्सरसाइज 8.3 है, इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे अभी। ठीक है, आगे देखते हैं चैप्टर में। चलिए ये मनुष्य के गाल की एक कोशिका है। ठीक है, सबसे मध्य में केंद्रक झिल्ली होती है। तो अगर जो केंद्रक होता है कोशिका में, उसके बाहर भी एक झिल्ली होती है, इसे केंद्रक झिल्ली भी कहते हैं। और जो इससे अलग जो भाग होता है कोशिका के अंदर, उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। केंद्रक जो होता है ये कोशिका झिल्ली से ढका हुआ होता है। ठीक है, माफ़ी चाहूँगा, जो केंद्रक होता है ये केंद्रक झिल्ली से ढका हुआ होता है, और जो कोशिका होती है ये कोशिका झिल्ली से ढकी हुई होती है। तो कोशिका द्रव्य के बारे में बात करते हैं। यह एक जेली जैसा पदार्थ है, कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच पाया जाता है। कोशिका के अन्य संघटक अथवा कोशिकांग कोशिका द्रव्य में नहीं पाए जाते। यह है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी का है, राइबोसोम इत्यादि। ठीक है, ये सब केंद्रक में नहीं पाए जाते हैं। इनके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए केंद्रक के बारे में बात करते हैं। जो केंद्रक होता है ये सजीव कोशिकाओं का सबसे महत्वपूर्ण संगठक होता है। ठीक है, नीले रंग का आप केंद्रक देख सकते हैं कोशिका के अंदर। ठीक है,
चलिए देखते हैं। सजीव कोशिकाओं का केंद्रक एक महत्वपूर्ण आधार होता है या संगठक होते हैं। सामान्यतः यह गोलाकार संरचना का होता है तथा कोशिका के मध्य भाग में स्थित होता है। इसे सरलतापूर्वक अभिरंजित करके सूक्ष्मदर्शी के नीचे आसानी से देखा जा सकता है। केंद्रक कोशिका द्रव्य से एक झिल्ली द्वारा अलग रहता है, जिसे केंद्रक झिल्ली अथवा केंद्रिका वर्ण कहते हैं। तो आप केंद्रक झिल्ली देख सकते हैं, नीले रंग की संरचना के बाहर काले रंग की संरचना ये केंद्रक झिल्ली होती है। ठीक है, यह झिल्ली भी सरंध्र होती है। सरंध्र का मतलब कि कुछ पदार्थ इससे आर पार हो सकते हैं, मतलब कुछ पदार्थ केंद्रक के बाहर जा सकते हैं, कुछ बाहर से अंदर आ सकते हैं। तथा कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक के बीच पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है। तो केंद्रक झिल्ली का जो कार्य होता है वो केंद्रक के बीच और कोशिका द्रव्य के बीच पदार्थों के जो आवागमन है, जो आते जाते हैं, उसको नियंत्रित करती है। ठीक है, उच्च आवर्धन क्षमता वाली सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर हमें केंद्रक में एक छोटी सघन संरचना दिखाई देती है। इसे केंद्रिका कहते हैं अथवा न्यूक्लियोस कहते हैं। तो केंद्रक के अंदर केंद्रिका होती है। इसके अतिरिक्त केंद्रक में धागे के समान संरचनाएं भी होती हैं, जिन्हें क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र भी कहते हैं। यह जीन के धारक तथा आनुवांशिक गुणों अथवा लक्षणों को जनक से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। तो अब हम ये समझ गए कि जो अगर कोई बच्चा है तो उसके बच्चे में जो गुण होते हैं वो उसके पिता के द्वारा कैसे आते हैं। तो ये केंद्रक के अंदर एक गुणसूत्र नाम का पदार्थ होता है, जिसके द्वारा ये आनुवांशिक गुण होते हैं ये अगली पीढ़ी में जाते हैं। ठीक है, गुणसूत्र कोशिका विभाजन के समय ही दिखाई देती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। तो जीन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जीन सजीव में अनुवांशिक की इकाई है। यह जनक से संतति को अनुवांशिक लक्षण के स्थानांतरण का नियंत्रण करती है। इसका अर्थ है कि आपके माता पिता के कुछ लक्षण उनसे आपको प्राप्त हुए हैं। यदि आपके पिताजी की आंखें भूरी हैं तो संभव है कि आपकी आंखें भी भूरी होंगी। यदि आपके माताजी के बाल घुंघराले हैं तो हो सकता है कि आपके बाल भी घुंघराले हों। परंतु जनक प्राप्त विभिन्न जीन के संयुक्त होने के परिणामस्वरूप लक्षण अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि लक्षण एक ही जैसे हों। जैसे आपके पिताजी में वैसे लक्षण आपके अंदर हो। कुछ लक्षण आपके पुरानी पीढ़ी से भी आते हैं, जैसे दादाजी से भी कुछ लक्षण आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वंशानुगत अथवा अनुवांशिक गुणों के अतिरिक्त केंद्रक कोशिका के क्रियाकलापों का भी नियंत्रण करता है। सजीव कोशिका के समग्र संगठक को जीव द्रव्य अथवा प्रोटोप्लाज्म के नाम से भी जानते हैं। इसमें कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य दोनों सम्मिलित होते हैं। जीव द्रव्य कोशिका का जीवित पदार्थ है। तो अगर कोशिका के जीवित पदार्थ के बारे में बात करें तो उसे जीव द्रव्य कहते हैं। ठीक है, पहली जानना चाहती है कि क्या पौधे, जंतु और जीवाणु की कोशिका में केंद्रक की संरचना एक समान होती है। तो इसका उत्तर है कि जीवाणु कोशिका का केंद्रक बहुकोशिकीय जीवों के केंद्रक के समान सुसंगठित नहीं होता, अर्थात वेल ऑर्गेनाइज नहीं होता। इसमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना होता है उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। इस प्रकार की कोशिकाओं वाले जीव प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं। ये जीवाणु और नीले हरे शैवाल इसके उदाहरण हैं। प्याज की झिल्ली एवं गाल की कोशिकाओं जैसी कोशिकाओं में झिल्ली युक्त सुसंगठित केंद्रक पाए जाते हैं। वे यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। ऐसी कोशिकाओं वाले जीव को यूकैरियोट्स कहते हैं। तो बेसिकली जिन कोशिकाओं में केंद्रक के बाहर केंद्रिका झिल्ली होती है उन्हें यूकैरियोटिक कहते हैं, और जिनमें झिल्ली नहीं होती है, जो झिल्ली के बिना होते हैं, केंद्रक झिल्ली के बिना, उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्याज की झिल्ली की कोशिका का परीक्षण करते समय हमने कोशिका द्रव्य के बीच खाली स्थान दिखने वाली संरचनाओं पर क्या ध्यान दिया है। तो बेसिकली मैंने तो नहीं दिया था। चलिए वापस बैक करके देखते हैं कि खाली स्थान को देखते हैं। तो बेसिकली इसमें तो समझ नहीं आ रहा है। चलिए आगे पढ़ते हैं तो फिर समझ में आएगा। इन्हें रिक्तिका कहते हैं। यह एकमात्र एक बड़ी हो सकती है। अच्छा, जैसे कि प्याज की झिल्ली की कोशिका में दिखाई देती हैं, गाल कोशिका में अनेक छोटी छोटी रिक्तिकाएँ होती हैं। बड़ी रिक्तिकाएँ आमतौर पर पौधों की कोशिकाओं में पाई जाती हैं। जंतुओं में ये रिक्तिकाएँ बहुत ही छोटी होती हैं। ठीक है, आप ये रिक्तिकाएँ देख सकते हैं येलो कलर के फिगर में, जहाँ पर वाइट पेंटेड है वो रिक्तिका होती है।
और ये यहाँ पर इसे जूम करके अलग दिखाया गया है ए फिगर में। ओके, तो आगे पढ़ते हैं। ट्रांडेस्केंसिया पत्ती की कुछ कोशिकाओं में आप अनेक छोटी रंगीन संरचनाएं देखी होंगी। ठीक है, ये हरे कलर की संरचना आप देख सकते हैं, इन्हीं के बारे में बात की जा रही है। वे पत्ती की कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में छितरी हुई होती हैं अर्थात फैली हुई होती हैं। मिडिल वाले फिगर में आप देख सकते हैं ग्रीन कलर की जो होती हैं, इनके बारे में बात की जा रही है। इन्हें प्लास्टिड कहते हैं। यह विभिन्न रंगों के होते हैं, उनमें से कुछ में हरा रंजक भी उपस्थित होता है जिन्हें क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है, बेसिकली जो क्लोरोफिल होता है ये पादप कोशिकाओं में होता है, अर्थात पेड़ पौधों की कोशिकाओं में ही क्लोरोफिल होता है। तो फिगर नंबर आप ए में देख सकते हैं, जो ग्रीन कलर की आपको कुछ संरचनाएं दिख रही हैं, इन्हें ही क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हरे रंग के प्लास्टिड्स को क्लोरोप्लास्ट अथवा हरित लवक कहते हैं। वे पत्तियों को हरा रंग प्रदान करते हैं। आपको याद होगा कि पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। चलिए आगे देखते हैं। पादप एवं जंतु कोशिका की तुलना। ठीक है, यदि आप पिछले क्रियाकलाप 8.3 एवं 8.4 को याद करें तो उसके आधार पर आप पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका की संरचना में तुलना कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं कि ये दोनों कैसे अलग अलग होती हैं। चलिए हम बात करते हैं कि दोनों में क्या क्या भिन्नताएं होती हैं, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में। तो ये जो पादप कोशिका होती है आप फिगर में देख सकते हैं, इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है अर्थात सबसे बाहरी भाग होता है। और जो जंतु कोशिका होती है इसमें कोशिका भित्ति आपको नहीं नज़र आ रही होगी। ठीक है, तो बेसिकली नहीं होती, इसीलिए जो पादप कोशिका होती है इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है अर्थात हरित लवक होता है। और जो जंतु कोशिका होती है इसमें हरित लवक नहीं होता। ठीक है, अर्थात जो मानव की कोशिका या फिर कोई जीवित प्राणी है उसकी कोशिका में हरित लवक नहीं होता अर्थात क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। चलिए अगले पॉइंट पर देखते हैं। इसमें रिक्तिका काफ़ी बड़ी होती है, आप रिक्तिका देख सकते हैं। और जो जंतु कोशिका होती है इसमें रिक्तिका काफ़ी छोटी होती है। ठीक है, पादप कोशिका में रिक्तिका का भाग काफ़ी बड़ा होता है अकॉर्डिंग अगर तुलना करें जंतु कोशिका से। ठीक है, तो इनका आकार लगभग आयताकार होता है। जो पादप कोशिकाएं होती हैं, आकार की बात करें तो जो पौधों की कोशिकाएं होती हैं ये आयताकार की संरचना में होती हैं। और जो जंतु कोशिकाएं होती हैं ये बेसिकली गोलाकार होती हैं कुछ। ठीक है, लगभग एक वृत्ताकार होती हैं, गोलाकार नहीं होती। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में। फिगर से आप फिगर आउट कर सकते हैं क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं दोनों में। चलिए आगे देखते हैं। तो इस चैप्टर में इतनी ही जानकारी दी गई है। अब एक बार हम क्विक रिवीजन लेते हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है। तो अधिकतर जीवों में छोटी संरचनाएं दिखाई देती हैं जिन्हें अंग कहते हैं। ठीक है, सभी अंग छोटे छोटे भागों से मिलकर बने होते हैं। किसी जीव की सूक्ष्मतम जीवित संरचना को कोशिका कहते हैं। सर्वप्रथम कॉर्क की कोशिकाओं की खोज रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में की थी। कोशिकाओं की विविध आकृतियां एवं साइज अलग अलग होते हैं। विभिन्न जीवों में कोशिकाओं की संख्या भी अलग अलग होती है। अगर आप चूहे की बात करें तो चूहे के शरीर का आकार काफ़ी छोटा होता है, तो नॉर्मली उसमें कोशिकाएं कम होंगी। अगर तुलना करें हाथी से तो हाथी का शरीर काफ़ी बड़ा होता है। ठीक है, कुछ कोशिकाएं काफ़ी बड़ी होती हैं जिन्हें हम नॉर्मली आप देख सकते हैं बिना किसी माइक्रोस्कोप के, जैसे मुर्गी का अंडा देख सकते हैं या फिर शुतुरमुर्ग का अंडा तो सबसे बड़ा होता है। ठीक है, कुछ जीव मात्र की एक कोशिका के अथवा कुछ अनेक कोशिकाओं के बने होते हैं, जैसे अमीबा पैरामीशियम हो गए, ये सिंगल सेल के द्वारा बने होते हैं। और अगर मानव शरीर की बात करें तो इनमें काफ़ी अधिक संख्याएं होती हैं कोशिकाओं की। एक कोशिकीय जीवों में एकल कोशिका ही वे सभी मूलभूत प्रकार्य करती हैं जो बहुकोशिकीय जीवों में विशिष्ट कार्य के द्वारा संपादित की जाती हैं। तो बेसिकली जो अगर कम्प्लीटली डेवलप्ड है, जैसे अगर अमीबा की बात करें वो सिंगल सेल ही होता है लेकिन वो कम्प्लीटली डेवलप्ड होता है, जिसकी वजह से वो पूरा कार्य करता है अर्थात वो जीवित प्राणी होता है। ठीक है, और अगर मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में अलग अलग कोशिकाएं होती हैं। अगर WBC की बात करें तो वो भी एक सिंगल सेल है लेकिन वो पूरी तरह डेवलप नहीं होती है, इसलिए वो स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकती। ओके, चलिए आगे देखते हैं। कोशिका के 3 भाग होते हैं, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य जिसमें छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं, और तीसरा होता है केंद्रक। केंद्रक और कोशिका द्रव्य की केंद्रक झिल्ली द्वारा अलग होती हैं। ठीक है, कोशिका जिसमें सुसंगठित केंद्रक नहीं होता अर्थात केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। ठीक है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है।
इसके लिए अभी मैंने आपको दोनों में डिफरेंस समझाया है, ठीक है। रंगीन संरचनाएं जिन्हें प्लास्टिड कहते हैं केवल पादप कोशिका में ही पाई जाती हैं। हरे प्लास्टिड अर्थात क्लोरोप्लास्ट जिन्हें क्लोरोफिल पाया जाता है, इन्हें क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं। पादप कोशिका में एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका होती है, जबकि जंतु कोशिका में छोटी छोटी रिक्तिकाएं होती हैं, ठीक है। चलिए इसी के साथ ये चैप्टर एंड होता है।